यस हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, है ना। कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बच्चों सबसे पहले इस लॉ को समझने से पहले आपको वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, वैलेंसी फैक्टर जो होता है कैटायन के केस में जितना चार्ज होता है कैटायन पर उसके बराबर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ वैलेंसी फैक्टर Na+ के केस में कितना होगा, Na+ के केस में वैलेंसी फैक्टर बोलो आप लोग कितना होगा, 1। समझ गए? जितना चार्ज होता है कैटायन पर उसको एक वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। Na+ का वैलेंसी फैक्टर मालूम चल गया। चलिए मैं आपसे पूछूं बेरियम 2+ का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो आंसर होगा 2। वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एक वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो एल्यूमिनियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर होगा 3। सोडियम प्लस का वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, बेरियम 2+ का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, एल्यूमिनियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर 3। अच्छा ये बताओ अगर मैं Cl- का वैलेंसी फैक्टर पूछूं तो आप -1 मत कर देना, ये ना तो नेगेटिवली चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। अगर मैं आपसे बात करूं SO4 2- की, तो बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं PO4 3- की, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 3। कैटायन के केस में और एनायन के केस में जितना चार्ज होता है कैटायन और एनायन पर वही वैलेंसी फैक्टर होता है। कैटायन के केस में और एनायन के केस में बड़ा आसान होता है वैलेंसी फैक्टर निकालना। जितना कैटायन पे चार्ज हो जितना एनायन पे चार्ज उतना वैलेंसी फैक्टर होता है। अब ये बहुत आसान है कहानी, सही है। अच्छा मैं यहाँ पर एक बता दूं, अब सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन, इसी के बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड है BaCl2, तो बताओ बेरियम पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो सॉल्ट BaCl2 का वैलेंसी फैक्टर होगा 2। सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अच्छा टोटल नेगेटिव चार्ज से निकाला जाता है तो एक क्लोरीन पे -1 होता है तो दो क्लोरीन पे -2। मैंने बोला था माइनस+ नहीं होता, ये जितना चार्ज टोटल चार्ज ऑन कैटायन वैलेंसी फैक्टर होता है सॉल्ट के केस में, ऐसे याद रखना। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इज वैलेंसी फैक्टर। अब जैसे मैं मान लो Al2SO4 का होल थ्राइस ले लूं, ये बताओ एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो दो एल्यूमिनियम पे कितना होगा, 6। इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। Al2SO4 के होल थ्राइस में वैलेंसी फैक्टर 6 होगा, वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज उसी के बराबर होता है सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर। इसमें बता एक एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है तो कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो इसमें वैलेंसी फैक्टर +6 होगा, 6 होगा, सॉरी +6 नहीं। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं AXBY है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे लिख दूं, आपको तोड़ना आता है इस AXBY को। अच्छा ये बताओ आपको मालूम है जो चार्ज है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है, तो ये इसको कैसे तोड़ा जाता है, XAY+, मैंने सॉल्यूशन में पढ़ाया था YBX- ऐसे तो तोड़ा जाता है। अरे XAY+ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है चार्ज, पहला वाला कैटायन होता है दूसरा वाला एनायन होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज जाएगा वो Y+ जाएगा, इसके ऊपर जो B के ऊपर चार्ज जाएगा वो X- जाएगा। अच्छा ये बताओ इसके ऊपर टोटल प्लस चार्ज कितना है, इसके ऊपर टोटल प्लस चार्ज कितना है बताओ जल्दी से। एक A के ऊपर Y+ चार्ज है तो XA के ऊपर कितना चार्ज होगा, XA के ऊपर कितना चार्ज होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा XY, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा XY, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा XY। सुन लिया ध्यान से। अरे एक A के ऊपर कितना चार्ज है Y+, तो XA के ऊपर कितना चार्ज होगा XY। अरे एक A के ऊपर मान लो ऐसे चार्ज है +2, तो 3A के ऊपर कितना चार्ज होगा +6, यही होगा ना। एक A के ऊपर कितना चार्ज है, एक A के ऊपर कितना चार्ज है Y+, तो बताओ XA के ऊपर कितना चार्ज होगा XY। तो सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है समझ गए, टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है वैलेंसी फैक्टर। नोट कर लो, फिर से नोट कर लो। तो आज हम कोलार्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सब समझाऊंगा इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, पहले तसल्ली तो रखो।
तो कैटायन के केस में वैलेंसी फैक्टर जितना चार्ज है कैटायन के ऊपर, एनायन के केस में वैलेंसी फैक्टर जितना चार्ज है एनायन के ऊपर। बट अगर सॉल्ट आ जाए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा वैलेंसी फैक्टर। समझ गए नहीं समझे? याद कर लिया थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर। आईआईटी के लिए जरूरत है, स्कूल एकेडमिक्स के लिए जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों में, स्कूल एकेडमिक्स के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो, स्कूल एकेडमिक्स के लिए जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर की कहानी हो गई। कोलार्स लॉ की जो कहानी है ये कब वैलिड है? ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वैलिड है, वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कहानी कहाँ वैलिड है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ऐसा लिख लो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऐसा इनफाइनाइट डाइल्यूशन को छोड़ के और कहीं नहीं हो सकता। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ये बात पॉइंट लिख लेना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया है। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं हो तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तो कोलार्स लॉ वैलिड होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया होता है। वैलेंसी फैक्टर कैटायन के ऊपर जितना प्लस चार्ज है वो वैलेंसी फैक्टर, एनायन के ऊपर जितना चार्ज है वो वैलेंसी फैक्टर कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू चार्ज के बराबर होती है। एनायन के ऊपर जितना चार्ज है कैटायन के ऊपर जितना चार्ज है। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। अभी भी नहीं आया? अच्छा, कोलार्स लॉ कहता क्या है? कोलार्स लॉ की पहले डेफिनेशन, एक समझने वाली डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये पेपर में मत लिखना। समझने वाली डेफिनेशन है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of electrolyte is complete, at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, at infinite dilution, when the dissociation of the electrolyte is complete, the molar conductivity of the electrolyte और वो इलेक्ट्रोलाइट कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, is the sum of molar conductivities of constituent ions। बहुत आसान है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो ये सब कहानी एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसके अंदर जितने आयन होते हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है, ये मैं डेफिनेशन अभी मैंने वो वाली नहीं लिखा, ये जो पेपर में लिखनी है, ये समझने वाली डेफिनेशन है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, तुम बहुत अच्छे से पढ़ना। आप ये मेरी बात समझो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब डिसोसिएशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट, तो डिसोसिएशन जब इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट हो जाता है तो जो मोलर कंडक्टिविटी आती है ना इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक, मैंने अभी लिख दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन गया होता है,
बट अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे फिर ये पूछते हैं सर इसका क्या मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया होता है, मतलब वो भी फुली डिसोशिएट हो चुका होता है। समझ गए क्या कहता है ये? कहानी को समझते हैं कि अगर मुझे, आपको मैंने पहले ही बताया था, बड़े लैम्डा से बताया जाता है ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके अंदर कौन कौन से आयन है, सारी कहानी एक्वस में है। इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसके अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, Na+ और Cl-, उन दोनों के सम की वजह से होगी। तो ये है कोलार्स लॉ। आपको मैंने बताया था किसी भी आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो छोटे लैम्डा से बताई जाती है, और ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो बड़े लैम्डा से बताई जाती है। तो ये लिख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द कोलार्स लॉ है। जो मोलर कंडक्टिविटी आती है NaCl की, वो उसके अंदर प्रेजेंट Na+ और Cl- की वजह से आती है। यही तो लिखा है एट इनफाइनाइट। मैं फिर बोल रहा हूँ ये कहानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैलिड है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट। सही है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो सम होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कांस्टेंट आयन। इनके कांस्टेंट आयन के मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। इनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। तो अगर मैं बात करूं अगला, जैसे मान लो अगर मुझे लैम्डा m0 ऑफ एसिटिक एसिड निकालना, ये तो वीक है। अच्छा इसके अंदर कौन कौन से आयन होते हैं एसिटिक एसिड के अंदर? सभी बच्चों को मालूम होगा एसिटेट आयन होता है इज वेल एज H+ आयन होता है। तो बताओ इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ओवरऑल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो किन आयन का सम होगी? वो आयन का सम होगी एसिटेट आयन के प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ के। ये तो दो आयन प्रेजेंट है, इन दोनों का सम होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दो एक्सप्रेशन लिख लिए, अभी तो बहुत सारे लिखने हैं। क्या ये दो एक्सप्रेशन लिख लिए? दो एक्सप्रेशन लिख लिए, रफ कर दूं? ये बात समझ में आ गई? ये समझने वाली डेफिनेशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कांस्टेंट आयंस। जितने भी कांस्टेंट आयन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही कहता था कोलार्स लॉ। समझने वाली बात, समझ गए? अभी समझाऊंगा मीनिंग इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का क्या मतलब है। कितने एक्सप्रेशन हो गए? एग्जाम्पल हो गया 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, लैम्डा m0 ऑफ NH4Cl। बताओ किसके बराबर होगा? इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? वन इज अमोनियम आयन एंड अदर इज क्लोराइड आयन। इट इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ NH4 प्लस लैम्डा m0 ऑफ Cl माइनस। बच्चों में एक चीज और बता दूं आपको, मैं इतना स्लो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाता जितना यहाँ पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ आप दिखते नहीं हो मुझे। मैं तो यही मान रहा होता हूँ कि आप सही से सब पढ़ रहे होगे। ये एग्जाम्पल 3 हो गए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड की निकालनी है, इसके अंदर कितने क्लोराइड आयन है? सभी बच्चों को मालूम है इसके अंदर कितने क्लोराइड आयन है? तो इट इज इक्वल टू द लैम्डा m0 ऑफ बेरियम 2 प्लस इट इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ ट्वाइस Cl माइनस। इसके बराबर लैम्डा m0 ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा m0 ऑफ बेरियम प्लस 2 प्लस ट्वाइस लैम्डा m0 ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भाई इसमें कितने क्लोराइड आयन है? कितने क्लोराइड आयन है? एक बेरियम क्लोराइड कितने क्लोराइड आयन देता है? तो 2 लिखना पड़ेगा ना, स्टीरियोकेमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लैम्डा m0 ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस लिखूं, बताओ किस क्या होगा? इसमें कितने एल्यूमिनियम आयन है? इसमें 2 आयन है, एक एल्यूमिनियम आयन है एक सल्फेट आयन है। एक एल्यूमिनियम आयन एक सल्फेट आयन है। अच्छा कितने एल्यूमिनियम आयन है शिवम बताओ जल्दी से? 2 एल्यूमिनियम आयन है, शिवम तो बोल ही नहीं रहा। प्लस 3 लैम्डा m0 ऑफ सल्फेट आयन है।
तो ये एक्सप्रेशन हो गए। चलो अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो गए? एग्जाम्पल 4, हो गया। उसने बड़ा आसान कहानी कही थी कि अगर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालनी है, तो उसके अंदर जितने भी कांस्टिट्यूएंट आयन होंगे उस एक्वा सॉल्यूशन में, उन सभी की मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो, ठीक है। चलिए एग्जांपल 6, एक जनरल एक्सप्रेशन का लिख लेते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन का लिख लेते हैं। जनरल एक्सप्रेशन मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, आप तोड़ लेते हो ना AXBY को, मैंने सिखाया था सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ कितने A हैं? XA हैं। कितने B हैं? YB हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में चार्ज लगा दो, तो A के ऊपर चार्ज आएगा Y प्लस, B के ऊपर चार्ज आएगा X माइनस। समझ गए? तो अगर मुझे लैम्डा m नॉट ऑफ AXBY निकालना है तो ये क्या होगा बताओ? X लैम्डा m नॉट ऑफ AY प्लस प्लस Y लैम्डा m नॉट ऑफ BX माइनस। इतने एक्सप्रेशन लिख लो, ये जर्नल एक्सप्रेशन। कहानी को अभी आगे ले चलते हैं। कुलार्स लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी वैलिड है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो सम होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कांस्टिट्यूएंट आयंस। इतनी सी कहानी है, इसको नोट करो अच्छे से। क्या हुआ बताओ जल्दी से, नोट कर लिया इतना? आराम से पहले देखो वीडियो चला लिया करो, जहां नहीं समझ में आए वहां सर्कल लगाया करो, मुझे भेजा करो, रफ कर दो। अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ, बेहतरीन चीज है ना। चलिए बेहतरीन चीज पे आते हैं, ध्यान लगाइए, पूरा फोकस, पूरा फोकस। दिमाग कहीं भी नहीं जाना चाहिए, कहीं पर भी मूव नहीं करे। आपने देखा है कभी विराट कोहली खेलता है, उसे कोई लेना देना नहीं स्टेडियम में 50,000 पब्लिक है कि 60,000 पब्लिक है, उसका पूरा फोकस कहाँ होता है? बॉल पर। अगर वो भी ये गौर करने लगे कौन सा जोन हंस रहा है मेरे ऊपर, कौन सा जोन मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है ना, तो वो खेल पाएगा क्या? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, रोहित तुम बोलो, क्या विराट कोहली खेल पाएगा? मान लो स्टेडियम में तो 70,000 की पब्लिक होती है, तो विराट कोहली को क्या ये लेना देना है कि कौन से तरफ से मेरे लिए हूटिंग हो रही है, कौन सी तरफ से मुझे लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है? ऐसा लेना देना होता है? उसका फोकस सिर्फ बॉल पर होता है, समझे? ये बताता है फोकस, ये बताता है ध्यान, लेजर फोकस होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो लैम्डा इक्विवेलेंट होता है वो आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है? लैम्डा नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ऐसे निकाला जाता है। फॉर्मूला याद कर लो, दो फॉर्मूलों की आवश्यकता है। मैं आईआईटी में जा रहा हूं, ये एकेडमिक्स का खत्म हो गया काम, एकेडमिक्स का काम खत्म हो गया, मैं आईआईटी में जा रहा हूं, जी में जा रहा हूं, जी में है नीट में। लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर है ना। अच्छा आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट को अगर लिखना हो इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो आप क्या कर सकते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर से। लैम्डा इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर से। कर सकते हैं, कर सकते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर से। इन दोनों पे जरा बात की जाए। चलिए मैं एक एग्जांपल से चलता हूं। मैंने बोला आपसे आप लिखिए लैम्डा नॉट ऑफ BaCl। मैं जैसे कर रहा हूं पेपर, आप सिर्फ वीडियो देखकर इस चीज को नहीं सीख सकते जो आज कर रहे हैं, इसके लिए पेन रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे? लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस प्लस ट्वाइस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस, ऐसे तो लिखेंगे। ये पहला एक्सप्रेशन, ये पहला एक्सप्रेशन, ये पहला एक्सप्रेशन। नंबर 1 डाल दो एक्सप्रेशन, इसको नंबर 1 डाल दो। नंबर 2 एक्सप्रेशन डालते हैं। नंबर 2, अगर मैं इसका लैम्डा इक्विवेलेंट लिखूं, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2, बताओ क्या होगा?
लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 क्या होगा? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ BaCl2, वैलेंसी फैक्टर बताओ BaCl2 का 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इतनी बात नहीं समझ में? बेरियम क्लोराइड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। तो ये समझ में बेरियम, इसको ओपन कर दो, यहाँ जगह है, मैं लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ उसकी जगह नीचे या यहाँ? चलो पहले इतना तो आप नोट कर लो, उसको मेरे में रफ कर लो, इसे रफ कर दूँ। बच्चों मैं ये जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मेरे सर इसको 16 मिनट में पढ़ा देते थे, 16 मिनट। अब इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? हाफ लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस, बोलो सही लिखा है मैंने? हाफ इंटू ट्वाइस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, बोलो इतना लिख सकते हैं? इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हाफ लैम्डा m नॉट ऑफ Ba2 प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस, ये लिख दिया मैंने, एक्सप्रेशन है ना, इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं? लैम्डा, ये सब इज इक्वल्स टू में चल रहा है कहानी। चलिए क्लियर बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखूं, ये सब चीजें एक्सप्रेशन है, यहाँ से अंडरलाइन करना पड़ेगा सेक्टर। ये एक एक्सप्रेशन हो गया। मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आप इस लैम्डा m को, क्या मैं लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं? दो एक्सप्रेशन हो गए, लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं इस चीज को, लैम्डा m को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं? बोल ही नहीं रहे हो अरे बच्चों। अभी मैं और भी एक्सप्रेशन सिखाऊंगा, पहले सीखो तो। क्या इस लैम्डा m को इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकते हो? ये सब किसके बराबर चल रहा है? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 के बराबर ही तो चल रहा है। क्या मैं इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं? तो बताओ क्या होता है लैम्डा इक्विवेलेंट? लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल, बोलो याद करो। क्या इसको मैं लैम्डा m को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं? तो लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ba2 प्लस, और Ba2 प्लस का वैलेंसी फैक्टर कितना? 2 प्लस, क्या मैं इसको लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cl माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ba2 प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, इट इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2। तो अगर आप लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसमें स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते। समझ में आया क्यों नहीं होते? कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई नहीं होते। देखो क्लोरीन का स्टिक मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, क्लोरीन का स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है ना, कहाँ मल्टीप्लाई हुआ? चलिए अभी तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। चलिए चालू करते हैं, फिर से चालू करते हैं एक बार और। समझो मैं लैम्डा इक्विवेलेंट का रिलेशन बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, किस किस एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूले सीख लेते हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना हो तो मोलर जो कंडक्टेंस है उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो, ये पहली चीज है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना हो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, मैंने बोला अगर आप मुझे लैम्डा m नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस लिखिए, मोलर कंडक्टेंस लिखते वक्त तो ऑलवेज स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये होते हैं स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो नीचे लिखे है ना, इनसे मल्टीप्लाई होता है। तो बताइए इसमें एल्युमिनियम के कितने स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं? ट्वाइस
ट्वाइस लैम्डा एम नॉट ऑफ एल 3 प्लस, सब एक्वस में कहानी है, प्लस 3 लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, है ना, इतना आपने लिख लिया। ये पहला एक्सप्रेशन हो गया मोलर कंडक्टेंस का, अंडरलाइन पहला एक्सप्रेशन मोलर कंडक्टेंस का। एल्युमिनियम Al2SO4 का होता है, इसका वैलेंसी फैक्टर मालूम है 6। अब मैं इसका क्या लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखना, मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, Al2SO4 का होल थ्राइस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो इन द टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो समझना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लैम्डा एम नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 6, बोलो लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डिवाइडेड बाय 6, बोलो। अब इसको मैं ओपन कर लूं, इसको ओपन कर लूं, तो इसको ओपन कर लूंगा, तो इसको ओपन करा, ये लिखा है ऊपर, तो कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/3 लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 प्लस 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस, अरे ये देखो लिखा तो है, इसको ओपन कर दिया, अब सभी को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/3 लैम्डा एम नॉट Al3 प्लस, और ये आ जाएगा 1/2 लैम्डा एम नॉट ऑफ SO4 माइनस 2। देखो मैंने लिख दिया, मैंने इक्विवेलेंट का रिजल्ट मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में लिख दिया, तो एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया, ये पूरा। अब सुनना ध्यान से, दो एक्सप्रेशन हो गए, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 6, और ये रहा लैम्डा एम Al2SO4 का थ्राइस का, ये लिखा है, इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये तो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। अब इस लैम्डा इक्विवेलेंट को मैं इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा इक्विवेलेंट है उसको मैं इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो इक्विवेलेंट के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, 1/3, इसको इस लैम्डा एम को इक्विवेलेंट से रिप्लेस करो, तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस इनटू वैलेंसी फैक्टर 3, ये लिखा हुआ है, लैम्डा एम इक्विवेलेंट, लैम्डा एम को रिप्लेस करोगे इक्विवेलेंट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर से, तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस इनटू 3, Al3 प्लस का वैलेंसी फैक्टर 3 प्लस 1/2 लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ SO4 माइनस 2 इनटू वैलेंसी फैक्टर 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ SO4 माइनस 2। अब दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर समझो, अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई नहीं होते, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते। ये एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पूछ चुका है इसको, नीट पूछ चुका, जी पूछ चुका। बट अगर यही मोलर कंडक्टेंस लिखते हो तो मोलर कंडक्टेंस में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, समझ गए, जल्दी से लिख लो। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये टॉपिक बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मानते हैं बट बहुत आसान है, आप बेसिक याद रखो, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लिखते वक्त, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लिखते वक्त स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते। और अगर आप मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था मैं इस चीज को, मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था इस चीज को, बट मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, पूरा करके दिखाया, तसल्ली से करोगे तो होगा ना। चलो मैं फिर से सिखाता हूं, एक और एक्सप्रेशन देखो, एक और एक्सप्रेशन देखो, कुछ है नहीं बेटा इसमें। जैसे मान लो ये ax by है ना, इसको तोड़ा था आपने, याद करो, x a y प्लस y b x माइनस है ना, तोड़ा था। अच्छा a y प्लस का वैलेंसी फैक्टर कितना है,
ए वाई प्लस का वैलेंसी फैक्टर है वाई, बी एक्स माइनस का वैलेंसी फैक्टर कितना है एक्स, ए एक्स बी वाई का वैलेंसी फैक्टर कितना है, ए एक्स बी वाई का वैलेंसी फैक्टर क्या है एक्स वाई। ये अलग से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का मैं मोलर कंडक्टेंस लिखता हूं, लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई। मैंने क्या बताया था, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ ए वाई प्लस वाई लैम्डा एम नॉट ऑफ बी एक्स माइनस। हो गया। ये आपने इसका क्या लिख लिया, आपने इसका क्या लिख लिया, मोलर कंडक्टेंस लिख लिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लिख ली इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कांस्टेंट आयन। अच्छा, अब मैं इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखूं AXBY की, अगर मैं AXBY की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखूं तो क्या होगी, जरा बताओ। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY और उसको डिवाइड कर देंगे इसके वैलेंसी फैक्टर XY से, डिवाइड कर दिया। इसको तोड़ा आपने, ऊपर लिखा हुआ है तोड़ा, इसको डिवाइड कर दो, यही तो इसका एक्सप्रेशन यही तो है, इसको डिवाइड कर दो XY से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा एम नॉट ऑफ ए वाई प्लस अपॉन वाई, ठीक है, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ बी एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, बोलो आ जाएगा, लिख दिया मैंने। अरे इस एक्सप्रेशन को होल को एक्स वाई से, अरे इस चीज का एक्सप्रेशन यही तो है, इसको होल वाई को एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, ये कहानी आ गई। अब इस मोलर कंडक्टेंस को क्या आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस मोलर कंडक्टेंस को अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो आप लिखेंगे लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ए वाई प्लस इंटू वैलेंसी फैक्टर वाई, लिखेंगे ना। इसको अगर आप लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एक्स माइनस इंटू वैलेंसी फैक्टर एक्स, ये तो लिखेंगे। लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो यही तो लिखेंगे, बोलो। लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं इस मोलर कंडक्टेंस को, लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो चलो नोट करते हैं। अब मैं इस लैम्डा इक्विवेलेंट के एक्सप्रेशन को लैम्डा इक्विवेलेंट के टर्म्स में ही लिख रहा हूं, तो ये आ गया 1 अपॉन वाई लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ए वाई प्लस इनटू वैलेंसी फैक्टर वाई, ये हो गया एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालता हूं किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं होते, वही तो प्रूफ कर रहा हूं। प्लस 1 अपॉन x लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ bx माइनस इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर x। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ए वाई प्लस आ जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ बी एक्स माइनस, दिस इज कॉल्ड लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ए एक्स डी वाई इन द टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कांस्टेंट आयंस। तो जब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब लिखते हैं तो उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते, जब मोलर कंडक्टेंस लिखते हैं तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आपको आज सीखनी थी, बोलो जल्दी से। मैंने पूरा एक्सप्रेशन सिखा दिया, इससे ज्यादा जी में नहीं है, ठीक है, रफ कर दो। अब मैं आपको सिखा रहा हूं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का क्या मतलब है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का क्या मतलब है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आपने इतना नोट कर लिया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बेटा मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा फाइनल। कोलार्स लॉ जो है इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं डेफिनेशन पे, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहा गया,
थोड़ा सा जुकाम सा हो गया आज। पहला केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस ए, कैटायन इज सेम। देखो आपको कितनी बेहतर चीज सिखा रहा हूं, लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ KF बराबर लैम्डा एम नॉट ऑफ LiCl लैम्डा एम नॉट ऑफ LiF। मेरी हिंदी में बात लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए, यहाँ क्लोराइड किससे जुड़ा हुआ है? पोटेशियम आयन से। यहाँ क्लोराइड किससे जुड़ा हुआ है? लिथियम आयन से। यहाँ फ्लोराइड किससे जुड़ा हुआ है? लिथियम आयन से। यहाँ फ्लोराइड जुड़ा हुआ है पोटेशियम आयन से। देखो इधर सुनो, होता क्या है आपको बता दूं कि क्लोराइड और फ्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस को इस बात से लेना देना नहीं है कि वो किस कैटायन के साथ अटैच है। समझ गए? नहीं बात समझे? मोलर कंडक्टिविटी मैंने जो लिखा है, क्लोराइड और फ्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी को का डिफरेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो पोटेशियम आयन से अटैच है कि लिथियम आयन से अटैच है। इसीलिए तो बोला जाता है इंडिपेंडेंट है, उनको इस बात से लेना देना ही नहीं है। दोनों ही केसेस में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, सेम आएगा। मतलब हिंदी में लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्लोराइड और फ्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस को इस बात से लेना देना नहीं है कि क्लोराइड और फ्लोराइड पोटेशियम आयन से अटैच है कि लिथियम आयन से अटैच है। मैं लिखूं क्या? फिर बोल रहा हूं, क्लोराइड और फ्लोराइड का, क्लोराइड एंड फ्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस, मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस को इस बात से लेना देना नहीं है, इस बात से लेना देना नहीं है कि क्लोराइड और फ्लोराइड पोटेशियम आयन से अटैच है या लिथियम आयन से अटैच है, या लिथियम आयन से अटैच है। क्लोराइड फ्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी के डिफरेंस को इस बात से लेना देना नहीं है कि क्लोराइड और फ्लोराइड पोटेशियम आयन से अटैच है या लिथियम आयन से अटैच है। मतलब इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं है कि क्लोराइड फ्लोराइड लिथियम से अटैच थे कि पोटेशियम से अटैच थे। दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस दोनों केसेस में सेम था। सिमिलरली अगर एनायन सेम हो जाए, एनायन सेम हो जाए, एनायन सेम हो जाए, जैसे लैम्डा एम नॉट ऑफ LiBr माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ KBr बराबर लैम्डा एम नॉट ऑफ LiF माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ KF। इस केस में कौन सेम है बेटा? एनायन सेम है। तो एनायन सेम है तो इस केस में लिथियम और पोटेशियम की मोलर कंडक्टिविटी को डिफरेंस को ये लेना देना नहीं है कि वो ब्रोमाइड से अटैच है कि फ्लोराइड से अटैच है। दोनों में जो लैम्डा एम नॉट आएगा, डिफरेंस आएगा, वो सेम आएगा। कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर मैं लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl निकालूं तो इसमें इसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। लैम्डा एम नॉट ऑफ KCl अगर मैं निकालूं तो लैम्डा एम नॉट ऑफ के इसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने में, इसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, और दोनों के डेफिनेट कंट्रीब्यूशन का सम होता है, वो बताता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। मतलब लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, इन दोनों का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। इन दोनों का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। सुना ध्यान से? मतलब इन दोनों को इस बात से लेना देना नहीं है ये किसके साथ अटैच है,
इन दोनों का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन फिक्स है, दोनों का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है, बट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। मतलब एक इस बात से इसको लेना देना नहीं है, ये किससे अटैच है, इस बात को इससे लेना देना नहीं है, किससे अटैच है। अब जरा डेफिनेशन, फाइनल डेफिनेशन पर आते हैं। मैंने आपको क्या बोला, यहां पर क्लोराइड और फ्लोराइड की जो मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस है वो यहां पे भी सेम आ रहा है। यहां ये के से अटैच है, या ये लिथियम से अटैच है, तो यहां कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। अब जरा समझो, ये समझाने के लिए था, ये पेपर में पूछा नहीं जाता, बट मीनिंग आना चाहिए आपको समझ में, या एनसीईआरटी से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे थे। अब जरा समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। फाइनल डेफिनेशन जो कुलार्स लॉ है वो क्या है? कुलार्स लॉ क्या है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, when the dissociation of electrolyte is complete, when the dissociation of electrolyte is complete, each ion make a definite contribution towards the molar conductivity of electrolyte. At infinite dilution, when the dissociation of the electrolyte is complete, each ion makes a definite contribution towards the molar conductivity of the electrolyte. Irrespective of the nature of other ion with which it is associated, मतलब हर एक आयन का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, और इस बात को उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो किसके साथ एसोसिएट है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, each ion makes a definite contribution toward the molar conductivity of the electrolyte irrespective of nature of other ion with which it is associated. This is the final definition of the Coulars law. आप समझ में है? with which इस बात से कोई लेना नहीं देना नहीं है कि वो किस आयन के साथ एसोसिएट है, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स होगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता वो किससे एसोसिएट है। मतलब LiCl के साथ भी क्लोराइड का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा जितना कि KCl के साथ रहेगा। इस बात से को क्लोराइड को कोई लेना देना नहीं है कि वो लिथियम से अटैच है कि पोटेशियम से अटैच है। हर किसी का कंट्रीब्यूशन एक डेफिनेट होता है टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड। तो ये मेरा आज का टॉपिक यहां पर खत्म हो गया है। सही है, अगली कहानी अगले टर्न पर, और उसमें पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ कुलार्स लॉ, और हमारा पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट जो है और न्यूमेरिकल करेंगे, और हमारा जो पहला पार्ट है वो हो गया खत्म।